तो आज के वीडियो में कवर करेंगे एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 21 है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो संवैधानिक प्रावधान में आर्टिकल 24, 74, 75 और 77 और 78 कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे लोग। और मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं वेतन के बारे में जानेंगे लोग। और मंत्रियों के उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्री परिषद बनाम मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की भूमिका, आंतरिक कैबिनेट के बारे में जानेंगे। ये सारे टॉपिक को एक एक करके देखेंगे लोग। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, हमने जिस संसदीय व्यवस्था को अपनाया है ये मॉडल ब्रिटेन से, हमने ब्रिटेन से लिया है। और इस संसदीय व्यवस्था में रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये कौन होगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को जो हेड करेंगे ये प्रधानमंत्री होंगे। तो दो आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है। एक 74 जो मंत्रिपरिषद की बात करता है। आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड पीएम होगा। और आर्टिकल 75 ये मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन, योग्यता की बात करता है। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे मैग्नेट ऑफ पॉलिसी कहा जाता है, नीतियों का चुंबक कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे लोग आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और इसका हेड पीएम होगा। और ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर कोई सलाह दी तो ऐसे में राष्ट्रपति इसको दोबारा पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं, लेकिन दोबारा इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। और तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो सलाह दी है, सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। आर्टिकल 75 देखेंगे तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। तो आर्टिकल 75 कहता है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर रहे हैं। और मंत्रियों और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सिफारिश करना, तो ये काम होगा पीएम के, और इनको नियुक्ति करना राष्ट्रपति के काम है। और आर्टिकल 77 देखेंगे तो भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन। तो आर्टिकल 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन की बात करता है और सभी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर होगी। और इस तरह के आदेश या दस्तावेज ये वैलिड है या नहीं, इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। और राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्यों का कार्य आवंटन हेतु नियम बना सकते हैं। तो आर्टिकल 78 कहता है ये जो पीएम है ये राष्ट्रपति को जानकारी दे और ये जानकारी इनका संवैधानिक कर्तव्य है। और लास्ट में आर्टिकल 88 देखेंगे लोग। तो आर्टिकल 88 मंत्रियों के अधिकार की बात करता है। जो सदन की कार्रवाई है उसमें बोलने का, बैठने, भाग लेने, बोलने और संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार, ये सारे राइट्स मंत्रियों के हैं। और वोट देने के अधिकार की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं होगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, कोई मंत्री दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या ये मंत्री रहेगा, क्या ये मंत्रिपरिषद में रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब ये मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो गया। और यहाँ पर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मंत्री है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्या किसी मंत्री को बिना सदन के सदस्य हुए मंत्री बनाया जा सकता है। तो आंसर है हाँ, लेकिन 6 माह तक मंत्री रहे, केवल ये 6 मंथ तक रहे। और मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद तय करेगी। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति देखेंगे लोग। तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद की जो सलाह है ये बाध्यकारी होगी राष्ट्रपति पर। बाध्यकारी होना ये 42वां संविधान संशोधन, बाध्यकारी होना ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ये तय करता है। और एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और इसमें ये जोड़ा गया था जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो मंत्रिपरिषद के पास सलाह को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। और मंत्रिपरिषद की सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। मंत्रियों की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति करेंगे। और वोटिंग राइट, और मंत्रियों के वोटिंग राइट कहाँ पे होगा, तो जिस सदन में वो सदस्य है उसी सदन में, तो मंत्रियों के वोट के राइट उसी सदन में होगा जिस सदन में वो सदस्य है। और मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं वेतन, तो वेतन की बात करें तो ये संसद तय करेगी। लेकिन जब शपथ की बात करें तो ये वही शपथ लेंगे जो प्रधानमंत्री ले रहे थे, पद व गोपनीयता के। और मंत्रियों के उत्तरदायित्व की बात करें तो पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व।
तो दे वर्क एज ए टीम स्विम एंड सिंक टुगेदर, वे एक टीम के रूप में काम करते हैं, एक साथ तैरते और डूबते। मतलब जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वे सभी कैसे होंगे, तो संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद है उनका एक सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो एक साथ डूबेंगे और एक साथ तैरेंगे। तो ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व है ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वो किसके प्रति होगा, तो लोकसभा के प्रति होगा। और अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इनको हटाया जा सकता है। अगर ये पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को हटाना पड़ता है। और राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद के निर्णय मंत्रियों पर बाध्यकारी है। और इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे। 1953 में हिंदू कोर्ट बिल आया और यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। दूसरा देखेंगे लोग व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, आर्टिकल 75 देखेंगे लोग तो आर्टिकल 75 कहते हैं चाहे पीएम हो या मंत्री, तो इनकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं, तो नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं। ये बेसिकली व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, ये बेसिकली व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और पीएम द्वारा किसी मंत्री को हटाने की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं सामूहिकता का सिद्धांत केवल पीएम द्वारा ही कार्यान्वित किया जाता है और विधिक उत्तरदायित्व नहीं, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। तो इसमें देखेंगे लोग इसका मतलब क्या है, तो थोड़ी सी तुलना ब्रिटेन से करेंगे। तो ब्रिटेन में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व है। ब्रिटेन में देखेंगे तो राजा ने सार्वजनिक कार्य हेतु आदेश दे दिया तो आदेश तो राजा ने दिया और हस्ताक्षर होंगे मंत्री के। तो यहाँ पे एक कहावत प्रचलित है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो राजा कभी गलत नहीं हो सकता। तो अब न्यायालय में मुकदमा मंत्री के विरोध चलेगा और कानूनी जिम्मेदारी आदेश राजा ने दिया था और साइन मंत्री ने किया था, तो इसकी कानूनी जिम्मेदारी भी है मंत्री के। और भारत में देखेंगे तो भारत किसी भी मंत्री है तो कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है। तो इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति ने कोई आदेश दे दिया तो अब इसने आदेश दिया था मंत्रिमंडल की सलाह को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है। और मंत्रिपरिषद की सलाह न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, मंत्रिपरिषद की सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। और सामूहिक उत्तरदायित्व में देखेंगे लोग तो वे एक दल के रूप में कार्य करते हैं तथा एक साथ तैरते हैं और डूबते हैं, अर्थात निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में देखेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव होने पर राज्यसभा या राज्य विधान परिषद में मंत्रियों सहित पूरे केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्य मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। कैबिनेट के निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, ऐसा न करने पर त्याग पत्र देना पड़ता है। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकते हैं जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा या विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। और कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ब्रिटेन के विपरीत किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75 देखेंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। और मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की संख्या को 15% से अधिक नहीं। 91वें संविधान संशोधन 2003 में, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसके द्वारा प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की संख्या को 15% से अधिक नहीं। और मंत्रियों की संरचना ब्रिटिश परंपरा पर आधारित है। मंत्री परिषद की संरचना में देखेंगे तो पहले प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो अध्यक्ष है वो पीएम होंगे। और जब पीएम अपने पद की शपथ लेंगे तब मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आएगी। और अगर पीएम ने त्यागपत्र या मृत्यु या अन्य कारण है तो मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाएगा। और दूसरा है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री कौन होंगे, जिनके पास प्रमुख मंत्रालय होंगे, रक्षा, विदेश, वित्त मंत्रालय होंगे, उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और कैबिनेट मंत्री को मैग्नेट ऑफ पॉलिसी कहते हैं। तीसरा है उप प्रधानमंत्री, तो राजनीतिक कानून से संविधान वर्णन नहीं मिलता है। चौथा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। और पांचवा है उप मंत्री, तो प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय ये उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद बना। मंत्रिमंडल में देखेंगे तो मंत्रिमंडल में शामिल कौन, तो इसमें शामिल कौन लोग होंगे, तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह, इसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री, उप मंत्री ये तीनों आएंगे। मंत्रिमंडल की बात करते हैं, ये एक लघु निकाय है और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आएंगे और सामूहिक कार्य
है वह बैठक करेंगे। तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इनके पावर है वास्तव में सत्य है राजनीतिक निर्णय लेना। और इनके देखेंगे लोग तो मंत्रिपरिषद के तो कोई सामूहिक कार्य नहीं, एक साथ बैठक नहीं, और सत्य केवल कागज में है और इनका पावर वास्तव में सत्य है। और काउंसिल मिनिस्टर के कार्यों का निर्धारण कैबिनेट है और मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करेंगे। तो काउंसिल मिनिस्टर की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 75 है। इसका मतलब ये संवैधानिक निकाय है। मंत्रिपरिषद तो संवैधानिक निकाय है और इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में विस्तार से बताया गया है। और 60 से 70 मंत्रियों का 12 निकाय है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी तीनों श्रेणियां शामिल है और सरकारी कार्य के लिए एक निकाय के रूप में बैठक नहीं करती और कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करती है। और कैबिनेट मंत्रिमंडल में देखेंगे तो 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में अंतः स्थापित किया गया था। इस अनुच्छेद में केवल कैबिनेट को परिभाषित किया गया है और इसकी शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है। अपेक्षाकृत लघु निकाय 15 से 20 मंत्री और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, एक निकाय के रूप में बैठक करते हैं और सरकारी कार्यों से संबंधित निर्णय लेते हैं। कैबिनेट अपने निर्णयों और मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यान्वयन किए जाने का पर्यवेक्षण करती है। और मंत्रिमंडल की भूमिका में देखेंगे तो उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। मुख्यतः नीति निर्धारक अंग विदेश नीतियों और मामलों को देखती है। केंद्र की उच्च कार्यकारिणी और समन्वय राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है। इसका प्रमुख बाध्यकारी है और विधायी और वित्तीय मामले से निपटती है। भूमिका का वर्णन देखेंगे तो कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने कैबिनेट की भूमिका की विशेष रूप से ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की व्याख्या की है और जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी सही है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार है। और रेमजे मेयो ने इसे राजरूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील बताया है। लोबेल कैबिनेट राजनीतिक वस्तु का आधार है। सर जॉन मैरियट कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। और ग्लेडस्टोन कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं और कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। सर आइवन जेनिंग्स कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था केंद्र बिंदु है। यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है और ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त प्रतीत होती है कि रेमजे मेयर इसे कैबिनेट की तानाशाही कहते हैं। अपनी पुस्तक हाई ब्रिटेन इज गवर्नर में लिखते हैं कि यह एक ऐसा निकाय है जो अत्यधिक शक्तिशाली है तथा इसका वर्णन सर्वशक्तिमान निकाय के रूप में किया जा सकता है। जब भी यह बहुमत द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करती है तो यह स्थिति प्रसार द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो यह स्थिति प्रसार द्वारा प्राप्त अहरक निरंकुशता जैसी होती है। यह निरंकुशता पिछली 2 पीढ़ियों की तुलना में अधिक पूर्ण है। यह विवरण भारतीय संदर्भ में भी काफी हद तक सही है। और किचन कैबिनेट या किचन मंत्रिमंडल में देखेंगे लोग तो पहला पॉइंट औपचारिक निकाय जिसमें प्रधानमंत्री और 2-4 प्रभावशाली सहयोगी होते हैं जिन पर उन्हें विश्वास होता है और जिनके साथ वे प्रत्येक समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। इससे इनर कैबिनेट कहा जाता है जो सत्ता का वास्तविक केंद्र बन गया है। और दूसरा पॉइंट है इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि मित्र और परिवार के सदस्य जैसे बाहरी लोग भी शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट है किचन कैबिनेट का परिदृश्य भारत के लिए अद्वितीय नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी मौजूद है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।